नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ जानकी क्लासेस बाय अमन सर में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं भारत का भूगोल। हम इसका 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दिया गया है चैनल पे फ्रेंड्स, जिसमें से दोनों वीडियो बेसिक है। आज हम लोग जो है भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में समझेंगे। यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार। बाद बाकी जो पिछले वीडियो जो डाला गया है चैनल पर, उसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है चर्चा कर लिए हुए हैं, जैसे अक्षांश, जैसे अक्षांश। दूसरा जो टॉपिक है देशांतर। देशांतर। थर्ड जो है विश्व में भारत की स्थिति। भारत की स्थिति इससे तो अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टिकोण से। उसके बाद ग्लोब। ग्लोब में क्या है भारत की स्थिति विश्व ग्लोब में। यानी ये चार जो है बेसिक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, तथा बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपके लिए नया जो है आपको अपडेट मिलता रहे हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना टाइम गवाए इस जितने भी 4 टॉपिक का वीडियो जो हम 2 वीडियो में डाले हैं, चारों टॉपिक को, उसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जा करके वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं भारत के भूगोल की तरफ। चलिए तो बात करते हैं हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो भारत की क्या स्थिति और क्या विस्तार है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करते हैं। अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना। तो पहला, अगर कोई आपसे पूछ दे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो बाबू अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो पहले देखेंगे भारत के मैप में अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार उत्तरी बिंदु से लेकर के मूलतः दक्षिणी बिंदु से लेकर के उत्तरी बिंदु तक है। लेकिन फिर भी अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत के अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब आप सोच रहे होइएगा कि सर इस दक्षिणी बिंदु को भी आप उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं और उत्तरी बिंदु को भी आप उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं, ये तो दक्षिणी अक्षांश होना चाहिए। तो बाबू इसके लिए यहाँ पर हमने ग्लोब बना के रखा हुआ है, इसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए भारत जो है अक्षांशीय दृष्टिकोण से पूरी तरह से भारत जो है अक्षांशीय दृष्टिकोण से कहां पर है, तो वो उत्तर में स्थित है। ये जो है हमारा, ये देखिएगा मैं जो रेड वाला लाइन दे रहा हूं, ये जो है हमारा बाबू, ये इक्वेटर है। मैं दूसरे लाइन से भी देखता हूं, दूसरे कलर से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो है ये हमारा इक्वेटर है। ये क्या है, इक्वेटर है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है,
या इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर से भारत पूरी तरह से उत्तर में ही समाप्त हो जाता है, उत्तर से स्टार्ट होता है और उत्तर में ही खत्म होता है। इसीलिए अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत पूरी तरह से उत्तर अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में। और अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के भारत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। तो देख लीजिएगा वो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, समझ गए क्यों उत्तरी बिंदु लिखते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है बाबू वो है 8 डिग्री 4 मिनट, 1 डैश मिनट का होता है, 2 डैश सेकेंड का होता है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से यानी कि उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश होता है। लेकिन सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछ दिया जाएगा बाबू कि भारत का जो है कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, मींस इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में टोटल, इस बीच में टोटल जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो लिखिएगा सेकेंड पॉइंट, भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये है बाबू, लिख लीजिएगा। अक्षांशीय विस्तार निकालेंगे कैसे, तो 37 डिग्री 6 मिनट में से जैसे ही आप घटाएंगे 8 डिग्री 4 मिनट को तो निकल जाएगा। तो 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2 और 8 37 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 29, यानी कि 29 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 2 मिनट हो जाएगा। 29 डिग्री 2 मिनट कुल अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा भारत का। अब नेक्स्ट लिखेंगे बाबू, देखिए आप कहते हैं अक्षांश किसको कहते हैं, देशांतर किसको कहते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो उसके लिए मैंने पहले ही बताया है कि 2 वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल दिया गया है चैनल पे, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले वो वीडियो देख लीजिए। फिर अक्षांश और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का पूरा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखते हैं, लिखिएगा नेक्स्ट, भारत का कुल, या अभी तो देशांतर की बात कर रहे हैं तो कुल तो नहीं होना चाहिए ना, सिर्फ देशांतर उसके बाद कुल। ठीक है, देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भारत की, और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक देशांतरीय विस्तार है। अब देखिए इसको भी हम पूर्वी पॉइंट, इस विस्तार को मिटा देते हैं, थोड़ा मिटा करके छोटा कर देते हैं। विस्तार, तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक टोटल कितना है, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कितना है, तो 97 डिग्री 25 मिनट, कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। अब कहिएगा सर यहाँ पे पूर्वी लिखा हुआ, यहाँ पे पूर्वी लिखा हुआ, तो भारत अगर सेम ग्लोब में देखे, जिस प्रकार ये उत्तर में पूरा स्थित है उसी प्रकार अगर ग्लोब को हम बनाए यहाँ पे छोटा सा ऐसे, तो भारत पूरी तरह से पूरब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है,
पूरब में स्थित है। यानी कि भूमध्य रेखा जिस प्रकार भारत को दो गोलार्धों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध, उसी प्रकार ग्रीनविच रेखा भारत को दो भागों में बांटता है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। समझ गए? यानी तो उसी प्रकार जो देशांतरीय स्थित है भारत को, यहां से लेकर के इस पॉइंट तक ये पूरा पूरब में ही स्थित है। क्लियर है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार लिखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब पूछेगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पूछ देगा कि भारत का देशांतरीय कुल विस्तार कितना है, या भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, यानी कि कुल देशांतरीय विस्तार। तो जिस प्रकार अक्षांश निकाले हैं, कुल अक्षांश कितना है, तो 29 डिग्री 2 मिनट, उसी प्रकार देशांतर निकालेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट से घटा देंगे 68 डिग्री 7 मिनट को, तो कितना आ जाएगा, तो अब 7 में 25 में से 7 घटाइएगा तो 18 हो जाएगा। 18 मिनट, मिनट से मिनट में घटा दिया 18 मिनट, और डिग्री घटाएंगे तो 68 में 97 में से 68 घटाएंगे तो हो जाएगा 29 डिग्री। यानी कि कुल देशांतरीय विस्तार कितना हो गया बाबू, 29 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार समझ लिया हमने। अब जो है हम लोग भारत के प्रमुख जो है बिंदुओं को देखेंगे, भारत के प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। ये भारत का मैप है। मैप बनाने में कोताही मत कीजिएगा, मैप एकदम जो है आपका परफेक्ट बनना चाहिए। नहीं भी परफेक्ट होता है फिर भी आप कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब है मैपिंग। मैपिंग अगर आप नहीं करेंगे तो ज्योग्राफी में आप समझ नहीं पाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि मैप से पढ़े, चाहे वो हिस्ट्री हो, जी हाँ हिस्ट्री में भी मैप का बहुत ही रोल है, हिस्ट्री हो, बायो का कोई, साइंस का कोई अति नहीं है इसमें, लेकिन अगर बात करें ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी भी आप मैप से पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री तो पढ़ ही सकते हैं, पॉलिटी भी आप मैप से पढ़ सकते हैं। अगर राज्यों से संबंधित है या जिस राज्य की घटना है उससे संबंधित करके आप मैप को, और मैप में जो चीज आप देख लीजिएगा वो आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो है बात करते हैं भारत का बिंदु के बारे में। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरोत्तर बिंदु कौन सा है, ये है, और भारत का दक्षिणी बिंदु ये वाला पॉइंट है। अभी सारा नाम भी लिखवाएंगे। और बात करें भारत के पूर्वी बिंदु का, तो सबसे पूर्वी बिंदु भारत का ये वाला भाग हो जाएगा, और सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का ये वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम एक लाइनिंग भी लगाते हैं। ये और एक ये क्यों लगाए हैं, इसका रोल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब सारे बिंदुओं का नाम देखें।
भारत का सबसे उत्तरोत्तर बिंदु जो है, लिखिएगा उत्तरोत्तर बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो इस बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ठीक है। और ये वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो पहले था जम्मू कश्मीर में, अब इसको हम देख सकते हैं लद्दाख में स्थित है, ठीक है। अगर लिखना चाहते हैं तो J&K भी। चलिए, अब जो है बाबू, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत के भूमि का, तटीय भूमि का, लिखिएगा। इसको लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे भारत के तटीय, तटीय भूमि का दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। तो कौन सा बिंदु हो जाएगा दक्षिणी बिंदु भारत के तटीय भूमि का? तो भारत के तटीय भूमि का जो दक्षिणी बिंदु हो जाएगा, वो हो जाएगा बाबू कन्याकुमारी। जी हाँ, भारत के तटीय भूमि का दक्षिणी बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी। और ये बिंदु जो है कहाँ स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और यहीं पर एक बिंदु है, यहीं पर एक द्वीप है, यहीं पर एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है केप कैमूरून द्वीप। चलिए एक मिनट, यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है केप कैमरून द्वीप। कौन सा द्वीप है बाबू? तो केप कैमरून द्वीप, ठीक है। चलिए, अब आगे आइएगा, इस बिंदु की बात करते हैं। इस बिंदु को, इस बिंदु का नाम है गौरमोता। गौरमोता सबसे पश्चिम उत्तर बिंदु है, पश्चिम उत्तर, सबसे पश्चिम उत्तर बिंदु है। और इसका नाम है गौर माता या गौर मोता। कहीं कहीं गौर मोता भी लिखा रहता है, गौर मोता। और ये कहां पर पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। कहां बाबू? तो गुजरात। और गुजरात में पूछ देगा कहां? तो गुजरात में है ये कच्छ के रण में, कच्छ के रण में पड़ता है, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट इस बिंदु के बारे में। तो इसका नाम है किबुथु। किबुथु ये पूर्वोत्तर बिंदु है, ये है पूर्वोत्तर बिंदु। और इसका नाम है किबुथु। और किबुथु कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सबसे पूर्वी बिंदु, यहीं पर सबसे प्रथम सूर्य को देखा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया अब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, ठीक है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौरमोता है, जो कहां पर स्थित है? गुजरात के कच्छ के रण में।
और भारत का पूर्वोत्तर बिंदु किबुथु जो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो आप इस बिंदु के बारे में कह रहे हैं, ये बिंदु, ये सबसे भूमि का, भारत के तटीय भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन इससे भी बाद के एक दक्षिणी बिंदु है, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अब इंदिरा कॉल, अब आपके मन में आ रहा होगा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है सर, तो देखिए इंदिरा पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहां से लेकर के बाबू यहां तक, ये हमारा जो है, ये वाला क्षेत्र, ये हमारा क्या है, अंडमान। अंडमान, ये क्या है, अंडमान। कलर से नहीं पता चल रहा है तो मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, ये है बाबू अंडमान। अंडमान, और ये जो है, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं नीचे, ये है निकोबार। निकोबार, ये अंडमान है और ये निकोबार है, और इसी के जस्ट नीचे ये वाला जो भाग आप कह रहे हैं, ये वाला जो भाग है, ये ग्रेट निकोबार है। यहाँ पे जब आप देखेंगे, और ऊपर कर दें, जब आप देखेंगे तो ये वाला भाग ग्रेट निकोबार है, तो कहते हैं ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार के नीचे एक स्थित एक पॉइंट है जो भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी पॉइंट है। देख लीजिए, भारत का सुदूर दक्षिणी पॉइंट, दक्षिणी बिंदु, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु यहीं पर है, और जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सभी को जो है हम टॉपिक में भी लिखवाएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, थोड़ा ज्यादा ही चला गया है। तो इंदिरा पॉइंट को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो इस प्रकार है, अन्य 3 नाम से भी जाना जाता है इंदिरा पॉइंट। किस किस नाम से जाना जाता है, तो देखेंगे। पहला, इसको पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट। दूसरा, पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमेलियन, पिगमेलियन भी बोलते हैं। और तीसरा, ली हिंग चिंग कहा जाता है, ली हिंग चिंग, ली हिंग चिंग। तो इंदिरा पॉइंट को अन्य 3 नाम से जाना जाता है, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और ली हिंग चिंग के नाम से। तो पूछेगा कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है, तो ये जो है बाबू इंदिरा पॉइंट जो हमारा स्थित है, ये है 6 डिग्री 45 मिनट पे स्थित है। कितने पे, 6 डिग्री 45 मिनट पे स्थित है। तो इसको जो है
सभी आदमी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अंडमान और ग्रेट निकोबार के नीचे ही स्थित है इंदिरा पॉइंट। देख लीजिएगा जो कितने डिग्री अक्षांश में, ये उत्तरी अक्षांश है, यहां भी आप लिखेंगे 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं फ्रेंड्स। चलिए सभी को पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, भारत का उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। जिन्हें जिन्हें इंदिरा कॉल, जिन्हें इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट, भारत का दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, या लिख सकते हैं भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत के, तो लिख सकते हैं हम लोग भारत के भारत के मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी किस द्वीप पर है? तो कैमरून द्वीप, कैप कैमरून द्वीप, कैप कैमरून, कैप कैमरून द्वीप, कैप कैमरून। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट, भारत का भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु गौर माता है, गौर माता या गौर माता है, जो गुजरात के, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, कच्छ के रण में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु की बुध है,
ये बुद्ध है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, चारों पॉइंट हो गया। तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा? लद्दाख में स्थित है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा कौल नाम है। और भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और ये कहां पर स्थित है? तो केप कैमरून द्वीप पर तमिलनाडु में स्थित है। छूट गया था ना, लिख लीजिए, यह तमिलनाडु में स्थित है। केप कैमरून द्वीप पर तमिलनाडु में स्थित है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता या गौरमोथा का कभी कभी इसका नाम आता है, ठीक है, जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु किबुथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट लिखते जाइएगा, इसको लिख लीजिएगा नोट, नोट में लिखिएगा, भारत का सबसे दूर या सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बाबू? इंदिरा पॉइंट, जो जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह लिख सकते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार, यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो वर्ष 2004 के आई सुनामी में पूरी तरह जलमग्न हो गई। जलमग्न हो गई, जलमग्न हो या तबाह हो गई, या तबाह हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लीजिएगा, भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी पॉइंट कौन है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जो कितने डिग्री पर स्थित है? तो ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, जो 2004 के आई सुनामी में पूरी तरह से क्या हो गई थी? तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो हम लोग जो है भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार तथा विभिन्न पॉइंटों के बारे में हमने इस वीडियो में देखा। ठीक है, आगे की बात हम करें तो भारत के विभिन्न जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो का जो हमारा था वो स्थिति और विस्तार था, तो ये भारत की स्थिति और विस्तार रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं। अगर छोटा है तो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे अब टॉपिक डालिएगा भारत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या भारत के नामों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे भारत का नाम पड़ा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टॉपिक है आपका भारत के नामों के बारे में कुछ जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एक ये मोटा में इतना मोटा हो गया है कि थोड़ा पतला कर दे। और भारत के नाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। अब भारत के नामों के बारे में आप सोच रहे होंगे कौन सा महत्वपूर्ण जानकारी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है एक एक तथ्य को अच्छे से देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं भारत का नाम कभी भारत रहा, किसी ने इसे इंडिया कहा, किसी ने हिंदुस्तान कहा। ठीक है, सभी लोगों ने अपने मत के अनुसार विभिन्न प्रकार के नामों का वर्णन किया हमारे देश के लिए। ठीक है, उसी के बारे में हम चर्चा करें। तो पहला, आर्यों ने, देखेंगे जैसे अगर मैप बनाया जाए, एक मैप अगर हम बनाए छोटा सा, तो अगर भारत के मैप की बात करें तो ये बस, अगर मैप की बात करें तो यहाँ पर जो है मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर एक पहाड़ था, अभी भी है, ये पहाड़ी इलाका है। ठीक है, जिस पहाड़ का नाम था हिंदकुश पर्वत, हिंदकुश पर्वत, हिंदकुश पर्वत। ठीक है, और यहाँ पे एक जो है जो एशिया का छत कहा जाता है उसको पामीर का पठार कहते हैं, पामीर का पठार। और यहाँ पर कैनूल की पहाड़ी है, कैनूल की पहाड़ी। संयोगवश इन तीनों में से इसमें इसमें एक दर्रा है, दो पहाड़ों के बीच से एक दर्रा है, यानी कि एक संकीर्ण मार्ग है। क्या है बाबू? तो एक संकीर्ण मार्ग है, रास्ता है। ठीक है, और इसी से जितने भी आर्य आए वो अफगानिस्तान होते हुए यहाँ पर पंजाब में आए। जब मैप में देखेंगे तो यहाँ पर
पंजाब है, ठीक है, पंजाब में है। जब वो आए तो भारत को आर्य ने भारतवर्ष कहा, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के ग्रीक यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, ठीक है। अरब वासियों ने, ईरानियों ने इसे क्या कहा, मुसलमानों ने हिंदुस्तान कहा, ठीक है। तो इन्हीं नामों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए, ये बस आपकी जानकारी के लिए बनाए हैं, ये और कोई बात के लिए नहीं, ठीक है। क्योंकि इधर से तो आ नहीं सकते थे, सबसे ऊंचा था, इधर से भी आए नहीं, ठीक है। जितने भी पूर्व के कालों की बात करें अगर, तो जितने भी आक्रमणकारी थे, जितने भी देश में आए, वो सब इधर से आए। लेकिन आधुनिक भारत की अगर बात करें तो जितने भी लोग आए वो तटीय रास्ते से आए, इस रास्ते से, और तट के बगल में ही अपनी फैक्ट्रियों का क्या किए, स्थापना की। कभी केरल में किए, तो कभी आंध्र प्रदेश में किए, कभी तमिलनाडु में किए, ठीक है, कभी उड़ीसा में किए। तो ये सब तटीय क्षेत्र में ही किए। लेकिन यहाँ हम नामों के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसको हटा करके नाम पर फोकस करते हैं। तो लिखेंगे उत्तर भारत में, ये इसको कलर चेंज करने दीजिए, उत्तर उत्तर भारत में बसने वाले, ठीक है, जो मैप बनाए थे वो उत्तर भारत का ही बनाए थे, ऊपरी क्षेत्र का है ना। उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों ने, आर्यों ने इसे, आर्यों ने इसे आर्यावर्त कहा, आर्यों ने इसे आर्यावर्त कहा। अब देखिए, आर्यों से दो माने निकलता, एक आर्यावर्त कहा और उन्होंने ही भारत भी कहा, ठीक है। तो आर्यों ने, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों ने इसे क्या कहा बाबू, तो आर्यावर्त कहा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, शकुंतला के पुत्र, इतिहासकारों का मान है, मतलब है शकुंतला, शकुंतला एवं राजा दुष्यंत के पुत्र, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, भरत के नाम पर इसे भारत कहा गया, भारत कहा गया, ठीक है? लेकिन भारत पे, भारत नाम पे दो संशय है और इतिहासकारों का डबल मत है। और कौन सा मत है, तो एक तो ये मत हो गया, दूसरा मत है भारत पर, कुछ इतिहासकारों के अनुसार, लिखिएगा, कुछ इतिहासकारों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों के अनुसार वैदिक, वैदिक काल में, काल में आर्यों की एक सुविख्यात शाखा, काल में आर्यों की एक सुविख्यात शाखा होना चाहिए ना, शायद सुविख्यात, सुविख्यात शाखा, सुविख्यात शाखा भरत कुल के नाम पर
कुल के नाम पर, भरत कुल के नाम पर इसे भारतवर्ष कहा गया। भारत वर्ष कहा गया, कहा गया। ठीक है, तो ये कितने मत हो गए? दो मत हो गए। ठीक है, तीन मत हो गए। और नेक्स्ट जो फोर्थ मत था भारत को, वो लिखिएगा वैदिक आर्यों के निवास स्थान। ठीक है, जब ईरानी आए यहाँ पर, मुस्लिम आक्रमणकारी आए, तो उन्हें कहीं ना कहीं, वो ईरानी थे, अरबी थे, तो उन्हें स जो है, स का उच्चारण वो नहीं कर पाते थे। स का उच्चारण वो ह के रूप में करते थे। तो वो सिंधु नदी के अगल बगल के जो बसे कबीले थे आर्यों के उस समय के, ठीक है, तो उन्होंने देख करके, जो टूटे हुए बिखरे अवशेष थे, तो उन्हें देख करके उन्होंने सिंधुस्तान कहा इसे। लेकिन सिंधुस्तान स का उच्चारण उनसे नहीं हो पाता था, इसीलिए उन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान। तो लिखिएगा बाबू, लिखेंगे वैदिक आर्यों का निवास स्थान, वैदिक आर्यों का निवास स्थान, स्थान सिंधु घाटी में था। सिंधु घाटी में विस्तृत था। सिंधु घाटी में था। इसीलिए, इसीलिए ईरानियों ने, ईरानियों ने, पोस्ट में लिख लीजिएगा, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे, इस नदी को, या इस नदी, हाँ, इसे तो जो है, इस कर दीजिए, है ना, इस नदी को इस नदी को हिंदू, हिंदू तथा, तथा इस देश को हिंदुस्तान का, तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान कहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए चार मत, जो सेम, दो तो सेम थे और दो अलग अलग। ठीक है, क्या कहें, नोट कर लीजिएगा इसको, नोट कर लीजिएगा कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, इसीलिए ईरानियों ने, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस नदी को हिंदू तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे। अब आता है ग्रीक और यूनानी के बारे में लिखेंगे। ग्रीक, यूनानी, यूनानी या रोम निवासी। ठीक है, ग्रीक, यूनानी या रोम निवासी, निवासी ने सिंधु नदी को, सिंधु नदी को इंडस, सिंधु नदी को इंडस तथा
तथा इस देश को इंडिया के नाम से पुकारा। इस देश को इंडिया के नाम से पुकारा या संबोधित किया। ठीक है, तो ग्रीक जो है वो सिंधु नदी को क्या कहते थे, तो इंडस कहते थे, याद रखिएगा बाबू। ग्रीक वासी, रोम वासी, तीनों एक ही है, ग्रीक, रोम या यूनानी एक ही को कहते हैं। वो क्या कहते थे, सिंधु नदी को इंडस कहते थे, और अपने देश को क्या कहे, इंडिया कहे। तो चारों मत आपने देख लिया। पहला मत ये, थोड़ा सा नीचे लाते हैं फिर देख लीजिएगा, देखिएगा बाबू। पहला मत आपने देखा, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों ने इसे आर्यवर्त कहा। पहला मत में आर्यवर्त कहा उत्तर भारत के आर्यों ने। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि शकुंतला एवं दुष्यंत के पुत्र के नाम पर इसे भारत कहा, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार सुविख्यात शाखा जो भरत कुल थी, उसी के नाम पर इसे भारतवर्ष कहा गया। लेकिन वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, इसीलिए ईरानियों ने, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस नदी को क्या कहा, हिंदू कहा, तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, इससे ऊपर अभी हम बताए हैं कि ग्रीक यूनानी ने इसे इंडस कहा, तथा इस देश को क्या कहा, इंडिया कहा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट नामों के बारे में हम लोगों का चर्चा जो है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है देखेंगे, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। भारत किस महाद्वीप में है, तो लिखिएगा भारत एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप में कहाँ है, तो इसको लिख लीजिए, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में दिखाएंगे, दक्षिण मध्य या पूर्वी भाग में, दक्षिण मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। भारत, इसी में लिखिएगा, विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है। विविधताओं का मतलब हो गया, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृति वाले लोग रहते हैं। वो कहते हैं ना कि अनेकता में ही भारत में एकता है। ठीक है, तो विविधताओं का देश है, और इसकी आकृति पूछता है, भारत की आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है फ्रेंड्स, तो चतुष्कोणीय। देखिएगा, इसकी आकृति चतुष्कोणीय। तो इसकी आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। और देखिएगा, स्पीड तो नहीं ना है, वीडियो पॉज करके आप लोग जो है लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। चतुष्कोणीय है, और प्राकृतिक ने इसे और प्राकृतिक ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान किया है। बताते हैं कैसे। भौतिक विविधता
विविधता प्रदान किया है। अब देखिए भारत के बारे में कहा जाए तो भारत मूलतः जो है नदियों का देश भी कहा जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि नदियों का देश तो और किसी देश को भी कहा जाता है, लेकिन भारत में, एशियाई में, भारत में मूलतः जो है नदी बहुत ही प्रवाह होती है, क्योंकि भारत के जो मिडिल प्लेन है, ये बात किया जाए बाबू, ये आगे हम लोग ज्योग्राफी में बात भी करेंगे कि भारत का जो ये मिडिल प्लेन है, इस प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं। इस पूरे प्लेन का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? तो वो हुआ है नदियों द्वारा लाए गए अवशेषों से ही भारत के इन मिडिल प्लेन का निर्माण हुआ है। जो उत्तर से जो नदी बही चली आती है, चाहे वो उत्तराखंड से हो, चाहे कहीं से, सब द्वारा जो लाए गए अवशेष है वो यही मध्य प्लेन में छोड़ दिया जाता है। और ये जमीन जो है उपजाऊ भी होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश आ जाता है, पंजाब आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, ये सभी राज्य आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। और एशिया के बारे में बात की है कि किस तरह है, तो एशिया के बारे में भी आपको जो है जानकारी दे दें। ठीक है, यहीं पे समाप्त हो गया विविधताओं, ये लिख लीजिएगा। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। भारत विविधताओं का और इसकी आकृति चतुष्कोणीय है और प्राकृतिक ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान किया है। ठीक है, खनिज लवणों के प्रति। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा वर्ल्ड मैप भी ले लेते हैं ताकि आपको दिखा सकूं मैं, हो सके तो। मैं उतना प्रखरता से आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जूम करके कि आपको दिखा सकूं। ये बहुत ही जो है स्लो काम कर रहा है। ठीक है? मैं ये देखिए अपना भारत, ये देखिए बाबू, ये अपना भारत। ठीक है? और ये क्षेत्र जो है एशिया का क्षेत्र है। ये सारा क्षेत्र जो आता है एशिया के क्षेत्र में, ये भी तो एशिया से भारत मध्य में है, बीच में है, एशिया के मध्य में है और दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर देखा जाए तो हल्का इधर है एशिया, तो भारत जो है पूर्वी दिशा में भी आ जाता है। ठीक है, अगर भारत की बात की जाए तो एशिया के मध्य में भारत, श्रीलंका है छोटा सा बना हुआ, देख सकते हैं, ये अपना छोटू सा श्रीलंका है। ठीक है, और यहीं से नीचे जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो है अंडमान निकोबार है। ठीक है, यहाँ से निकला। क्लियर है, तो भारत एशिया के मध्य में स्थित है। अगर अच्छा पूछा जाए हिंद महासागर के भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत हिंद महासागर में भी भारत मध्य में ही स्थित है, याद रखिएगा। भारत हिंद महासागर में भी मध्य में स्थित। क्लियर है, तो यहीं से हम लोग जो है क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पेज हम लोग ताकि आगे बढ़े। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस देश के उत्तर, इस देश में जो है विभिन्न प्रकार के पॉइंटों को लिखेंगे।
तो आप लोग को एक चीज शायद हम नहीं बताए हैं, वो भी बता दें। हाँ, यहाँ पर जो है एक चीज हम लिखवाना शायद दिमाग से उतर गया, लेकिन वो आगे भी लिखवा सकते थे हम, लेकिन यहाँ पे ही लिखवा देते हैं। अगर भारत के लंबाई की बात की जाए, भारत की लंबाई की भी बात की जाए, तो भारत की लंबाई कितनी है? तो लिखिएगा बाबू, भारत का लंबाई है 3200। लंबाई लिख लीजिएगा भारत का 3214, 3214 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें, तो भारत की जो चौड़ाई है, भारत की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा या वहीं पर हम लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे लिखेंगे लिखेंगे एक एक पॉइंट करके लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखिएगा भारत, या लिखिएगा इस देश के उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय स्थित है। हिमालय स्थित है तथा मध्य में स्थित है, तथा मध्य में अभी अभी बात किए हैं, मध्य में विशाल मैदान, विशाल मैदान, मैदान एवं नदी द्रोणी, एवं नदी द्रोणी जो झरना, जो पूरे पानी का बहाव है उसके बारे में, नदी द्रोणी तथा तथा उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में रेतीले राजस्थान स्थित है, या मरुस्थल रेतीले, रेतीले मरु उत्तर पश्चिम भाग में लिखिएगा, उत्तर पश्चिम भाग में रेतीले मरुस्थल स्थित है, जिसके बारे में उत्तर आप लोग राजस्थान के बारे में जो बात करते हैं, ठीक है, उसी के बारे में जो है, उसी के बारे में बता रहे हैं दोस्त। ठीक है, उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है? तो फिर से बात करते हैं, इस देश के उत्तर में हिमालय स्थित है तथा मध्य में विशाल मैदान स्थित है एवं नदी द्रोणी है, तथा उत्तर पश्चिम में रेतीले मरुस्थल स्थित है, उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, भारत की संपूर्णतः जानकारी के बारे में इसमें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को जो है हम लोग क्लियर करेंगे इसमें। ना गर्मी है,
चलिए, सोना नहीं है एक बहुत अच्छा कहावत है। एक कवि महोदय ने कहा है कि नींद आती है आंखों में, नींद आती है आंखों में पर सोना नहीं है। यही समय है मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं। ठीक है, नींद आती है आंखों में पर सोना नहीं है। यही समय है सही मेहनत का मेरे दोस्त, इसे कभी खोना नहीं है, कभी खोना नहीं है। आज बहुत बच्चे जो है डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं, मेरा 24 साल हो गया, 25 साल हो गया, आज तक मैंने एसएससी का भी एग्जाम नहीं क्लियर किया। अंदर अंदर वो घुटते रहते हैं। तो मैं आपको बस एक बात कहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आपकी जबानी बर्बाद हो रही है। आप 22 साल, 21 साल, 23 साल में बच्चे आईएएस बन जाते हैं, तो आप डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरा 25 साल हो गया, 24 साल हो गया, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मुझे कमाना चाहिए। तो मैं बस आपको एक ही बात कहूंगा, ध्यान में रखिएगा मेरे भाई कि आपने लेट स्टार्ट किया, और जब आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा देर लगेगा, लेकिन आपका प्रयास निरंतर होना चाहिए, मंजिल की तरफ होना चाहिए, दिशा सही होनी चाहिए। तो आप, अगर कहावत है कि मान लिया जाए कि नहीं होगा तो हार होती है, लेकिन ठान लिया जाए तो कायनाते, जो कायनात पूरा मिल जाता है आपको उस चीज को पूरा करने में, है कि नहीं, तो जीत होती है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। विजन क्लियर रखिए कि हमको करना क्या है और उसके प्रति लग जाइए दिन रात करके। ठीक है, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं न थक कर बैठा कर ए मंजिल की राही, तुझे मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोर हो गया है तो थोड़ा सा मोटिवेट आगे बात करते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट। भारत, भारत दूसरा कलर लेते हैं, रेड देख देख के माथा चकरा रहा हो। भारत हिंद महासागर, महासागर के मध्य, मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है। अभी अभी हमने बात भी किया था, मध्य में स्थित है। भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, इसीलिए, इसीलिए भारत का, भारत का दक्षिणी स्थल, भारत का दक्षिणी स्थल भाग, भारत का दक्षिणी स्थल भाग तीन तरफ से, तीन तरफ से पानी से, पानी से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, हुआ है। इन्हीं कारणों से, इन्हीं कारणों से भारत को क्या कहा जाता है, कारणों से भारत को प्रायद्वीपीय भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय या उप महाद्वीप भी कहा जाता है, या उप महाद्वीप भी कहा जाता है, कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत को प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है और उप महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तीन तरफ से वो पानी से घिरा हुआ है। अभी अभी हमने देखा भी था कि भारत अब कैसे तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो देखिए, भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक ये देखिए, इधर से घिरा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, एक इधर से भी घिरा हुआ है, और एक बात किया जाए तो भारत जो है ये नीचे से भी घिरा हुआ है। तो भारत, इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय भी कहा जाता है।
और इसे एक्चुअली प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है, पेनिसुला रीजन कहते हैं इसको। इंग्लिश में पेनिसुला रीजन और हिंदी में प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, मैंने अभी अभी जो लिखवाया है ऊपर में, ये बिंदु, ये पॉइंट जो मैंने लिखवाया है, उसी पॉइंट की हम व्याख्या करते हैं। देखिए, उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, ये पर्वतीय प्रदेश है। बात किया जाए तो जैसे हिमालय वाला क्षेत्र जो है, इधर नेपाल में हिमालय जो स्थित है, तो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। फिर ये जो है थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है। ये है उत्तर का विशाल मैदान है कि नहीं, विशाल मैदान है। और इसके बारे में कहा जाए तो ये पठारीय भाग है, ठीक है, ये क्या है, पठारीय भाग है। बाकी ये सब तटीय भाग है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम लोग को और इंटरेस्टिंग जो है बनाएंगे इस वीडियो को, आगे जो है वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और आपको विशेष जानकारी देंगे, जितना हो सके आपको जो है फ्रेंड्स वो विशेष जानकारी देने का हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा, मिट गया ना, चलिए आ जाएगा, कोई बात नहीं। होता है, पेट खंडन करते हैं, शायद नहीं है ना। चलिए, तो फिर से लग रहा है हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही लिखवा रहे थे, लिखिएगा। भारत हिंद महासागर, भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, इसीलिए भारत का दक्षिणी भाग तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इन्हीं कारणों से भारत प्रायद्वीपीय या उपमहाद्वीपीय कहा जाता है। उपमहाद्वीपीय कहते हैं इसे, ठीक है, प्रायद्वीपीय और उपमहाद्वीपीय कहते हैं। चलिए आगे लिखेंगे, इसे प्रायद्वीपीय देश की संज्ञा भी दी गई है, प्रायद्वीपीय देश की संज्ञा भी दी गई है भारत को, ठीक है, लिख सकते हैं। इसी कारणों से भारत को प्रायद्वीपीय देश की भी संज्ञा दी गई है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग लिखेंगे, भारत ग्लोब पर पूरी तरह से कहां स्थित है। अब आइए, ग्लोबीय तो स्थिति देख लिए हैं, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भारत ग्लोब पर पूरी तरह से कहां स्थित है, कहां स्थित है, तो भारत पूरी तरह से ग्लोब पर कहां स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी देखेंगे हम लोग, वैसे हमको एक ही ग्लोब की आवश्यकता है, दो ग्लोब की आवश्यकता है नहीं, तो हम लोग एक ग्लोब को जो है काट लेते हैं यहाँ से, और दूसरा ग्लोब जो है, ये मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर चला गया होगा, थोड़ा ऊपर से लाना पड़ेगा। इसको इधर कर देते हैं। अब भारत को जो है हम लोग देखते हैं पूरी तरह से ग्लोब पर कहाँ स्थित है भारत, तो पूरी तरह से ये हमारा ग्लोब है, तो भारत पूरी तरह से उत्तर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर में स्थित है। अगर मैप बनेगा भारत का, तो भारत का मैप जो बनेगा वो ऐसे बनेगा बाबू,
भारत पूरी तरह से कहां पर स्थित है? तो उत्तर में स्थित है, याद रखिएगा। जैसे कि ये हमारा जो है, इसके बारे में कहा जाए तो मैं बार बार कहता हूं, ये क्या है? हमारा इक्वेटर है, ठीक है। और इक्वेटर भारत को जो है दो गोलार्ध में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और तथा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उसी प्रकार भारत जो है पूरी तरीके से, भारत कहां पर स्थित है? तो उत्तर में स्थित है, क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत तो लिखेंगे भारत पूरी तरह से कहां स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लिखिएगा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो हटा देते हैं गोलार्ध को। तो समझ गए पूरी तरह से कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत अक्षांशीय दृष्टि से कहां पर है? तो उत्तर में, उत्तर एवं देशांतरीय दृष्टि से कहां पर है? तो पूर्व में। तो देखेंगे उसके बारे में भी। क्वेश्चन पूछता है कि भारत देशांतरीय दृष्टि से एवं अक्षांशीय दृष्टि से कहां पर है? तो क्वेश्चन है हमारा, भारत देशांतरीय एवं अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से ग्लोब पर कहां स्थित है? ग्लोब पर कहां स्थित है? तो देखते हैं बाबू, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। और ये हमारा ग्रीनविच रेखा है। तो भारत जो बनता है वो हमारा 0 डिग्री, भारत जो बनता है वो हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा या देशांत, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश है। इसको हम क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरीके से ऐसे बनता है, ठीक है। और ये उत्तरी बिंदु हो गया, ये दक्षिणी है, ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है। इस प्रकार भारत जो है कहां पर स्थित है? अगर उत्तरी और अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टिकोण से देखिएगा तो
इस प्रकार भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर और पूर्व में स्थित, यानी कि भारत उत्तर पूर्व में। क्लियर है बाबू? तो लिखेंगे भारत देशांतरीय एवं अक्षांशीय दृष्टिकोण से कहाँ पर स्थित है? उत्तर एवं पूर्व में। क्लियर है? कंफ्यूजन? ठीक। उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित, ऐसे भी लिख सकते। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं, तो शायद दिख रहा होगा जो पॉइंट छूटा हुआ है उस पॉइंट को फटाफट आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, मतलब कि ये जो भारत है, ये जो अपना भारत है, ये जो अपना भारत है, तो इसकी उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक जो विस्तार है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से लेकर के इस बिंदु तक का जो लंबाई है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है। और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। अभी बताए भी हैं कुछ देर पहले। और पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो कितना है? तो 2933 किलोमीटर। ये किलोमीटर में बहुत सारा, ये भी किलोमीटर। ठीक है। उसी प्रकार है, इसका जो है आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। अभी जस्ट लिखवाए हैं चतुष्कोणीय। नेक्स्ट जो है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है। स्थलीय सीमा पढ़ाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे एकदम कैसे कैसे बांटा गया है, पूरा टोटल विस्तार जो करेंगे इसका। अगर बात करें पूरा विस्तार, अगर सीमा की करें तो सीमा का टोटल जो विस्तार है वो 22,716 किलोमीटर है। कितना है बाबू? तो 22,716.6 किलोमीटर है। लेकिन इसको बांटा गया, स्थल सीमा में बांटा गया, तटीय सीमा में बांटा गया, और उसमें भी तटीय सीमा में भी मुख्य भूमि का भाग बांटा गया है और द्वीतीय भूमि का भाग बांटा गया है। तो ये भी जब हम पढ़ाएंगे, सीमा स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ाएंगे। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। उसके बाद भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कहाँ से लगता है? तो बांग्लादेश से लगता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का 2.42% है। और इसी प्रकार इसकी जनसंख्या विश्व के जनसंख्या के 17.5% है। और यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। चलिए, भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर में समय का अंतर कितना है? देखिए 117 मिनट का, यानी कि यहाँ से लेकर के गोरमुथा से लेकर के अगर हम किपुथु की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 117 मिनट का अंतर है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों को 7 बहन राज्य किया, 7 सिस्टर राज्य कहा जाता है। ये सभी यहाँ पर स्थित है, सभी जो है इस साइड में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी को 7 सिस्टर राज्य के रूप में कहा जाता है। भारत का उत्तरोत्तम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल है। कहाँ पर है? अभी बताए हैं, ये लद्दाख में है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार। इसे पिग्मेलियन, पार्सन या लिहिम चिंग कहते हैं। ठीक है। और पूर्वोत्तर बिंदु
बलांगू की व्यतु अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। पूर्वोत्तर बिंदु बलांगू की बुतु, बलांगू की बुतु पूरा नाम है, और पश्चिमोत्तर गौर माता या सर्करिक कहा जाता है। यहाँ पर सर्करिक रेखा भी है जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं बाबू फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए जीके क्लास में, जीके क्लास बाय अमन सर के साथ। ठीक है, माँ जान की क्लासेस में पुनः मैं आपको जो है कल जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है प्लीज इसी तरह वीडियो पे बने रहिए, साथ देते रहिए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। एक बात और करना चाहते हैं कि अगर आपके दिल में कोई भी लक्ष्य है और आप ठान लेते हैं उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, तो वो लक्ष्य आप जरूर प्राप्त करेंगे। मैं माता रानी से कामना करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ रहें और अपने लक्ष्य की तरफ प्रतिदिन अग्रसर होते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रयास बस निरंतर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।